यहाँ पे निराकार आए हुए हैं। हाँ जी, निराकार जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ जी सर, नमस्ते। मैं आपका वीडियोज़ बहुत समय से देख रहा हूँ और मेरा कुछ सवाल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने ऐसी कोई वीडियो बनाई हो जिसमें आपने ये बताया हो कि आप जो ये सोर्सेज़ जो बुक्स आप हम कहाँ से ले सकते हैं? मेरा पहला ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए उस वीडियो का नंबर। और मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपका जो ये आज का जो टाइटल है और थंबनेल में लिखा हुआ था संस्कृत की कमर टूटी, ऐसा कुछ आपने दिया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कोई भी लैंग्वेज में चाहे वो लिखा हो, आपका जो वेद हो या गीता हो, कोई भी जो भक्तजनों का जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उससे लैंग्वेज को आप क्यों मतलब उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहे हिंदी में लिखा हो या बांग्ला में लिखा हो या संस्कृत में लिखा हो, तो संस्कृत में लिखे होने से संस्कृत को अटैक करके आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज है और आज के समय में भी इंडिया के कुछ क्षेत्रों में कुछ बहुत ही लिमिटेड 1 या 2 या 4 होंगे, उन जगहों पे संस्कृत बोला जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि संस्कृत को बदनाम करके मतलब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और जो संस्कृत बोलते हैं शायद उनको बुरा लग सकता है इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका निराकार जी। एक मेरा ये सवाल है कि संस्कृत से इतना प्यार क्यों है? भारत में जब लैंग्वेज इंग्लिश की ज़रूरत है सभी लोगों को, एक दूसरी लैंग्वेज हिंदी बन के उभरी है, कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेजें भी चलती हैं। ऐसे में संस्कृत जो कहीं पे भी ना किसी स्टेट की भाषा है, ना किसी एजुकेशन की भाषा है, ऐसे में संस्कृत से इतना प्यार क्यों? इसका आप जवाब दे सकते हैं? सर देखिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं कि संस्कृत से प्यार है, ऐसा तो मैं इस बात को मतलब सच नहीं मान सकता क्योंकि ऐसा कुछ भारत है का नहीं। एंशिएंट लैंग्वेज कौन-सा है? भारत में ऐसा लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा लोगों की आम भाषा का लैंग्वेज रहा, जिसमें पुराने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो हमारे पुरखों के थे, वो कौन-सी भाषा थी? देखिए, आप अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, बुक्स की बात करें, तो वो तो संस्कृत में मिली है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, नहीं नहीं, सर कि वो संस्कृत बाकी में जो नहीं मिली है ना, यही तो चक्कर है कि संस्कृत में नहीं मिली है। कितनी पुरानी संस्कृत में मिली है, बता दीजिए हमें? कितनी सर पुरानी अभी मिली तक हैं किताबें? हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं, जो भी बुक्स जो हैं, वो संस्कृत में ही लिखे होते हैं। अब उसका कितना पुराना? बता दीजिए वो। सर इस बारे में तो मुझको नॉलेज नहीं है कि कितना पुराना हो सकता है वो बुक। हुँ। लेकिन मेरा सवाल तो ये नहीं है कि संस्कृत कितना पुराना मैं है और आपसे अच्छा, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे? ये सर मुझको पता नहीं। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। सम्राट अशोक के 30 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं और वो पाली-पाकित में लिखे गए थे और उनके इंस्क्रिप्शन जो है वो उसमें भी लिखे, ग्रीक में भी लिखे गए थे। लिपि जो है खरोष्टी लिपि भी इस्तेमाल हुई है, अरामाइक में भी लिखे गए हैं और वो अफ़गानिस्तान तक भी मिले हैं। पूरे भारत के कोने-कोने में उनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेकिन संस्कृत का नामो-निशान नहीं था और सम्राट अशोक आज से सवा 2000 साल पहले थे। तो भारत में आज से सवा 2000 साल पहले पूरे भारत में घूम-घूम के हर जगह जो है, कहीं पे भी मिला नहीं कोई संस्कृत का अभिलेख। तो वैसे में जो लिखावट मिलती है वो पाली-पाकित की मिलती है, तो हम क्यों ना, अगर हमें किसी लैंग्वेज को ही मानना है, अपने पुरखों की किसी लैंग्वेज को मानना है, तो हम एक्चुअल ओरिजिनल लैंग्वेज को माने ना, असली लैंग्वेज को माने ना, जब पुरखों के ही किसी लैंग्वेज को मानना है तो। या फिर अगर आज के बच्चों को अंग्रेजी जिसके कारण जिससे वो टेक्निकल चीज़ें पढ़ सकते हैं, विदेश में आ जा सकते हैं, या फिर वो पढ़ें। हम क्यों एक्स्ट्रा एक बोझ दें और भाषा को लेकर और उसको लेकर हम लोगों पर थोपें, उसको आधार बनाएँ? इसका क्या मतलब है? बताइए? ये जो आपने कहा है इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल जो इतिहास है अगर हम जिस लैंग्वेज में लिखा है उसी को हम समझे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुँ। मैं सही बोला लेकिन सर आपने जो अभी मैंने पूछा था कि अगर आपने कोई अब वीडियो बनाया पूछा है मैं जिस बता रहा हूँ ना क्यों लिखा है मैंने। अब ये देखिए, ये है आपकी किताब, ये आप पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है? जी सर, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इसका लेखक कौन है अष्टाध्यायी का? यहाँ पे तो कुछ तो दिख नहीं रहा, नीचे में बुक कोई की बात लेखक नहीं, का मैं बता देता हूँ। पाणिनि का नाम सुना होगा आपने। पाणिनि के नाम पर उसी के अष्टाध्यायी ऊपर परोसी बात गई है। हुँ। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि पाणिनि ने 3995 सूत्र, 3985, 3965 सूत्रों की रचना की। ये इन्होंने लिखा है, ठीक है? अब हुँ, ये हुँ। बताइए, ये लोग अब लिख रहे हैं कौन से? तो ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में सबसे अधिक प्रचलित है। जो सबसे पुराना ये लोग मानते हैं ऋग्वेद का, वो ब्राह्मण कह रहा है कि पाणिनि ने 3995 सूत्र लिखे हैं। अब ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर भी ये झूठ बोल रहा है कि 3995। भारत में ये बताइए कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको मिले हैं ना, पुराने यूनिवर्सिटी? मिले हैं, नालंदा मिला है, तक्षशिला मिला है, तेलहारा मिला है, विक्रमशिला मिला है,
अवंती का मिला है, वडनगर का मिला है, इतने सारे तो मिले हैं। इन हुँ। सारे यूनिवर्सिटीज़ में कौन लोग पढ़ते थे या कौन लोग पढ़ाते थे? बताइए? सर ये जो मुझे ज़्यादा तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपने बोला उसके बारे में तो उतना हमको पढ़ने को नहीं मिलता है टेक्स्ट बुक्स में। लेकिन जो हुँ, नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा चर्चा होता है। और इसके बारे में हुँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे वो जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एरिया हुआ करता था, वो लोग वहाँ पे पढ़ते थे और बाहर से भी लोग पढ़ने आया करते, ठीक है? हुँ, ये इतना ये आपको पता है। चलिए, हाँ जी। अब यहीं पे एक लड़का आया था चीन से 15 साल पढ़ाई किया था यहाँ पे, उसका हुँ, नाम था ह्वेनसोंग। अब वेनसंग। वो ह्वेनसोंग हाँ, ह्वेनसोंग जब कंधार में गया, तो गंधारा में पाणिनि का जन्म हुआ था। आज का जो हुँ, लाहौर है पाकिस्तान का, वहीं पे उसका जन्म हुआ था। तो उसने बताया कि 7th सेंचुरी में जब इसको किताब पढ़ाई जाती थी, तो बोल रहा है कि जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे। ये यहाँ हुँ, पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? ऊपर से चौथी लाइन, क्या लिख रहा है? इसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे। इसका क्या हुँ, मतलब हुआ कि 1000 श्लोक थे 7वीं सदी में, ठीक है? 7वीं ओके। सदी में 1000 श्लोक थे, ठीक है? ये मैंने आपको दिखाया एक ह्वेनसोंग का जो हुँ, 629 ईस्वी में आया था। अब एक 690 ईस्वी में भी एक स्कॉलर आया था जिसका नाम था इत्सिंग, हुँ, हुँ, 690 के करीब में। मतलब हुँ, इसके हुँ, आप मान के चलिए 50-60 जो भी साल बाद आया था। वो भी हुँ, हुँ। व्यक्ति यहाँ पे लिख के गया कि पाणिनि जो है उसने 1000 श्लोक की यहाँ रचना की थी। और ये दोनों के दोनों जो हैं बुद्धिस्ट वही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ये दोनों जो हैं 10 साल, 15 साल उससे भी ज़्यादा समय यहाँ गुज़ारे थे, अच्छे स्कॉलर थे। इन लोगों को पढ़ाया जाता था पाणिनि का शुद्ध 1000 श्लोक थे। अब फिर से वापस आ जाते हैं, आज का जो पाणिनि जो बताया जा रहा है, वो हुँ, बताया जा रहा है अष्टाध्यायी में कि ये 3995 सूत्र। अब ये बताइए कि ये दोनों स्कॉलर जब 7th सेंचुरी में पढ़ते थे, 7th-8th सेंचुरी के समय में, तो 1000 सूत्र थे। और यहाँ पे ये लोग 4000 सूत्र के लगभग कब बना दिए? इनकी तो कमर टूट गई ना संस्कृत की। जो संस्कृत ये आज दे रहे हाँ, हैं, वो जब हाँ। इतिहास में हम जा रहे हैं तो उसकी कमर टूटी हुई है। ये तो सीधे 1/4 हो गया ना, तो इन्होंने 3 गुना मिलावट कब की? इन्होंने ये आप संस्कृत सिर्फ़ बनाया ऋग्वेद कब? की बात कर रहे हैं सर? ये हुँ। आप क्या सिर्फ़ ऋग्वेद की बात कर रहे हैं? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये जो आप बोल रहे हैं कि पढ़ाया जाता था हज़ार सूत्र, ये किस चीज़ मतलब कौन-सा टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहे हैं? पाणिनि का अच्छा। बता रहे हैं। लेकिन सर देखिए, जो भी हुँ, चाहे वो 1000 सूत्र हो या 4000 सूत्र हो, लेकिन मैं ये हुँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो है डायरेक्टली संस्कृत के ऊपर अटैक कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ इसीलिए लैंग्वेज कर रहा हूँ फॉर ना मैं, कमर टूटी हुई है ना यहाँ पे। आप यहाँ पे 4000 सूक्त पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऋग्वेद या ब्राह्मण और ऋग्वेद हुँ, को आप 3500 साल पुराना बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण कह रहा है कि 3995 सूक्त पाणिनि ने लिखा, ये स्वर सिद्धांत चंद्रिका में आपने लिखा, झूठी बात। आपको लिखना चाहिए था कि जिस तरह से 7th सेंचुरी में 1000 सूक्त थे, तो आपको लिखना चाहिए था कि 7वीं सदी में 1000 सूक्त पाणिनि ने लिखे थे या उस समय तक होते थे, हम लोगों ने बाद में इसको बढ़ाया। तो आपने इतनी सारी किताबें हैं, देखें स्वर सिद्धांत चंद्रिका में भी ऋग्वेदीय ब्राह्मण मानते हैं क्या कि पाणिनि ने 3995 सूत्र, फिर निर्णय सागर आपने लिखा, निर्णय सागर संस्करण और उसमें आपने क्या लिखा 3985, फिर आपने ये तारानाथ वाचस्पति इनके अनुसार भी 3965 और ये सारे ब्राह्मण झूठ बोल रहे हैं कि इतने पाणिनि ने लिखे हैं। ये सब कह रहे हैं कि सूत्रों की रचना की। पाणिनि ने सूत्रों की रचना की। कितने? तो 3900 बता रहे हैं सब ये। तो यहाँ पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, आपको कमर टूट गई ना फिर हम जब इतिहास में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत तो है ही नहीं, उसकी तो कमर टूट के रखा है इन लोगों ने। वहाँ पे जो एक्चुअल लैंग्वेज है उसको ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ हुँ, कौन-सी लैंग्वेज थी जिसमें सिर्फ़ वो यूज़ 1000 कर सूत्र रहे हैं। इस्तेमाल होते थे। ओके, तो और आप अब वो जो 2 स्कॉलर हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, उनका तो कोई एजेंडा नहीं है और दोनों में अंतर भी है ना, हुँ, दोनों हुँ, में कम से कम जो है 60, 70, 80 साल का अंतर भी है, हुँ, आके गए हैं और ये तो और अलबरूनी भी लिख के गया है। अलबरूनी भी यहाँ पे देख लीजिए, ये अलबरूनी 11th सेंचुरी में आया। ये भी लिख के गया कि चौथे नंबर पर दिया कि पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है, ये व्याकरण का किताब है 4 नंबर हुँ। पर। उस किताब का नाम पाणिनि था, आज ये लोग अष्टाध्यायी कह रहे हैं कि 8 अध्याय अष्टाध्यायी लिख के गया है। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, 11th सेंचुरी तक अष्टाध्यायी किताब नहीं थी, पाणिनि लेकिन नाम था सर उसका। आप और आप इससे भी पहले बोल रहा है कि शाकट जो है उसका भी व्याकरण था, उससे पहले चांद्र का वो व्याकरण था। चांद्र कौन था? तो ये एक बौद्ध भिक्षु था। यानी बौद्धों के व्याकरण जो हैं
पाणिनि से भी पहले थे। पाणिनि बाद में जो है इसके सारे अनुयायी, ये सारे लोग जो हैं बौद्ध भिक्खु, इन्हीं की यूनिवर्सिटी में भी इसकी पढ़ाई होती थी। ये सारी चीज़ बौद्धों की थी। आपके ब्राह्मण लोगों ने पाणिनि को कब्ज़ा किया, उसके 1000 सूत्र का ब्राह्मणीकरण करके 4000 के करीब में बनाया, पर ये बात पब्लिक को बता नहीं रहे हैं। पब्लिक को क्या बता रहे हैं कि पाणिनि ने ही 4000 सूत्र की रचना कर दी है। तो संस्कृत की कमर टूटी है ना। जब पाणिनि को कहेंगे कि संस्कृत का वो रचयिता था, व्याकरण का रचयिता था, तो हम तो ये सच्चाई देख के तो लगेगा कि संस्कृत की यहाँ कमर टूटी है, वो था ही नहीं कभी। इन्होंने बाद में पाणिनि का नाम इस्तेमाल करके या संस्कृत पे चेप दिया है। अब बोलिए? जी, लेकिन बोलिए। सर आप जो बोल रहे हैं ह्वेनसांग और इत्सिंग जो हैं, उन्होंने भी तो कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं पुट किया ना कि ये जो 1000 श्लोक हैं, वो इसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ऐसा तो उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। हाँ, किया है ना, पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। इन्होंने कहा है कि ये जो लैंग्वेज चलती थी, इसको अब के लोग कह रहे हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। दरअसल हुँ, उसको हुँ। बुद्धिस्ट हाइब्रिड पाली-पाकित कहना चाहिए था। जहाँ पे पाणिनि को ये बता रहे हैं, आप हुँ, ये जो पाणिनि जो है ना, जो रचना हुई है, ये पाणिनि की उत्पत्ति ही हुई है शमलवाहन यानी संस्कृत सतवाहन, जो सतवाहन राजा था। इसके हुँ। समय में पहली बार ग्रामर बना था। ये यहाँ पे चर्चा आई है। समझ रहे हैं ना? शतवाहन के समझ समय में। अब ये बताइए शतवाहन से तो पहले सम्राट अशोक थे और हुँ, शतवाहन के समय में भी जो ग्रामर बना वो 4000 सूत्र का पाणिनि का नहीं बना, 1000 सूत्र का बना था और बुद्धिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो राजा भी जो है बुद्धिस्ट ही था। शतवाहन जो राजा था वो भी बुद्धिस्ट ही राजा था। तो अब फिर से यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि भई आप जब जो भारत में लैंग्वेज आपने बाद में जनरेट की है, जब बुद्धिज़्म का खात्मा कर दिया, तो आप उन चीज़ों को उठा के पाणिनि पर क्यों थोप रहे हो कि पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की 4000 सूत्र की। आप सीधे कहो कि उन्होंने 1000 सूत्र की रचना की, बाद में हम ब्राह्मणों ने। तो इसी तरह से महाभारत की भी आप लोगों ने बाद में लिख दिया। लिख के जातक कथाओं को उठा-उठा के महाभारत लिखा, क्रेडिट ले रहे हो कि वेद व्यास ने लिख दिया। पुराण भी ब्राह्मणों ने लिखा और कह रहे हैं कि उसको भी लिख दिया इन्होंने, वेद व्यास ने लिख दिया। भाई पाणिनि जिस समय में थे, उस समय धम्म लिपि चलती थी। ये बात आपको पता है? देवनागरी नहीं थी उस समय। ये किसी ब्राह्मण ने लिखा है अपनी किसी किताब में कि पाणिनि जो हैं वो धम्म लिपि में लिखते थे। किसी भी ब्राह्मण ने ये बात कही है अपनी किसी किताब में? बताइए? इसका तो चर्चा भी नहीं होता है कहीं पे, यही तो मैं ब्राह्मलिपि। बोल रहा हूँ ना। आर्यभट्ट की ये चर्चा करते हैं पर आर्यभट्ट की किताब दिखाते हैं कि आर्यभट्ट ने ये लिखा। पर ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि भई आर्यभट्ट के समय में तो धम्म लिपि चलती थी। तो आपको आर्यभट्ट के बारे में पता है, अगर आपके वो पिताजी हैं तो आपको उस लिपि में जिस लिपि में लिखते थे वो क्यों नहीं पता है? हुँ, अगर कोई ये कहेगा कि हमको मुहम्मद के बारे में पता है तो मुहम्मद के यहाँ अरबी चलती थी तो अरबी की तो लिपि भी होगी ना, अरबी हाँ, लिपि, वो भी तो पता चलता होगा कि हाँ भाई वो अरबी लिपि में कुरान लिखा गया था, ये भी तो पता चलेगा। तो आप कह तो रहे हो कि हुँ। संस्कृत थी, पर कौन-सी लिपि थी वो नहीं बता रहे हो और इसलिए लेकिन सर नहीं आप बता जो रहे बोल हो रहे हैं कि सर, इनकी झूठ मैं पकड़ में आ जाएगी ना इनकी। हाँ जी, बोलिए। मैं ये मान भी लेते हैं कि संस्कृत जो है कि उन्होंने जो भी झूठ लिख दिया, सच लिख दिया। लेकिन सर हम जब संस्कृत का पैटर्न देखते हैं, जो संस्कृत किस तरह से लिखा जाता है और उसके साथ हम देखते हैं कि इंडिया का ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज, सभी भाषा जो है उससे मैच करती है। संस्कृत के साथ ही मैच करती है। यहाँ तक कि साउथ वाले तो कुछ ऐसे भी साउथ के कुछ स्टेट्स जो हैं, वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा तो लैंग्वेज संस्कृत से भी पुराना है। देयर इज़ अ फाइट, वो लड़ाई करते रहते हैं। और अगर आप चाहे हिंदी बोलिए या बांग्ला बोलिए या फिर चाहे कुछ और स्टेट्स में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, इन लोगों का भी आप देखेंगे संस्कृत से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको वर्ड्स हमेशा ही मिल जाएँगे। सो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि संस्कृत जो है एक्चुअल या पुराना लैंग्वेज नहीं है? ऐसा भी तो हाँ, सर यही मैं ये मैं आपको बताता हूँ ना, इसका कारण ये है कि जो संस्कृत की आप बात कर रहे हैं, इसकी आधारशिला तो पाणिनि ने रखी, ठीक है? पाणिनि से पहले भी बौद्ध भिक्षु, पर पाणिनि को पढ़ा कौन रहा है? पढ़ कौन रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ रहा है? बुद्धिस्ट पढ़ रहे हैं। मॉन्क्स जो हैं, ये पढ़ रहे हैं ना, बुद्धिस्ट हुँ, पढ़ रहे हैं। अब पूरे भारत में जमीन खोदने पर कौन निकल रहा है? बुद्धिस्ट निकल रहे हैं। यानी पाणिनि जो है और ह्वेनसांग तो लिखा है कि पाणिनि के जो शिष्य थे वो सब बुद्धिस्ट बन गए थे। ये लिखा हुआ है इसमें और पाणिनि हुँ, खुद बुद्धिस्ट वो ब्राह्मण नहीं था। ये भी लिखा है कि वो भटक रहा था इधर-उधर फिर उसको जो मिले थे मोंक मिले थे उन्होंने उसको समझाया बताया तब जाके वो हुँ, कंपाइल किया। हुँ। तो आप ये देखें कि वो जो लैंग्वेज है उसको बुद्धिज़्म ने आगे बढ़ाया स्प्रेड किया है और इन लोगों ने क्या किया
जो ब्राह्मण थे इन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर कब्जा किया है और कब्जा करने का परिणाम क्या हुआ है कि इन्होंने चाहे स्वास्तिक हो, चाहे बुद्धिस्ट का ओम हो, चाहे बुद्धिस्ट का जितनी भी चीजें हों, सबके ऊपर ब्राह्मण का कब्जा हो गया। उसी तरह से ये जो प्रोटो संस्कृत जिसको आप समझ रहे हैं या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत समझ रहे हैं, बुद्धिस्ट हाइब्रिड पाली प्राकृत, इस पर भी उसका कब्जा हुआ। तब जाके ये जो 1000 सूत है, ये जाके 7th सेंचुरी वाला ये जाके 4000 सूत में कन्वर्ट हुआ। तब इन्होंने सिद्धांत लघु कौमुदकी लिख के और इस तरह की चीजें लिख के तब जाके पूरा इन्होंने कब्जा करके उस पर कैप्चर कर लिया। ये चीजें बाद में हुई हैं, जब ब्राह्मणिज्म ने इस पर कब्जा कर लिया है तो। और तभी देवनागरी लिपि आती है, उसके पहले धम्म लिपि है। ब्राह्मणिज्म कभी भी धम्म लिपि में नहीं लिखा। अगर लिखा होता ब्राह्मणिज्म तो जरूर मेंशन कर देता आपने किसी न किसी किताब में। अरे ये तो अंग्रेजों को पता चला जब बुद्धिस्ट की किताबें पढ़ें। वो तो भीम की कथा बता रहा था ना। अच्छा एक चीज बताइए, आप ब्राह्मण हैं निराकार? नहीं, नहीं सर। आप ब्राह्मण मैं नहीं हैं? जी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक छोटे जात से आता हूँ। अब जात मत पूछिएगा सर थोड़ा-सा। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, छोटा जात नहीं हैं आप मानव हैं, सब मानव की जात एक बराबर, समझ रहे हैं ना? ठीक कोई है सर, मानव मैं की देखिए जात मैं जो है आपको बहुत छोटी-बड़ी नहीं समय से होती। मैं आपसे ब्राह्मण इसलिए पूछा क्योंकि होता क्या है कि जो ब्राह्मणिज़्म है उसका क्या है, जैसे अभी एक व्यक्ति आया था जो अपने को मठ को बता रहे हुँ, थे। आपने हुँ, देखा होगा धीरे-धीरे कि वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि दिन दुनियादारी सब छोड़ दो, सन्यास को करो। अब फिर धीरे से बोल रहे हैं कि जो हमारे इस कर्म को नहीं करता है वो शूद्र है ब्राह्मण। हुँ। वो ब्राह्मण भी शूद्र है, पर उसके बाद हाँ, फिर मतलब उन्होंने एक उसके टर्म उसके इस्तेमाल किया तौर-तरीके को आरक्षण। उनके लिए हुँ। आरक्षण के लिए इनका दिल भी बह रहा था यहाँ पे। सर आरक्षण समझ का रहे हैं बात ना? से मेरा बहुत सवाल है, अगर आज आज आप लेना चाहें तो, नहीं तो मैं किसी और दिन आऊँगा। आज का तो समय हो गया है, काफ़ी समय हो ठीक है गया सर, है। कोई ना, तो आप मैं नेक्स्ट देखता में हूँ उस आइएगा, दिन। फिर आपसे मैं बातें बस यही होंगी। बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका वीडियो तो बहुत समय से देख रहा हूँ, और जैसे कि आप हुँ, बोलते हैं कि बुद्धिज़्म में एक बात बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ तक कि गौतम हुँ। बुद्ध जी ने भी कहा है कि मेरी बातों को बस आँख बंद करके विश्वास मत करो, खुद से ही उसको जानने का कोशिश करो, खुद से उसको एक्सपेरिमेंट करो, जो भी है। सो ऐसा हुँ, नहीं है कि हुँ। मैं आपस में हूँ, लेकिन आप जो भी कहते हैं, अगर मुझको उसमें कुछ भी खटक लगता है, तो सर मैं यहाँ पे आता हूँ सर पूछने के लिए। 2-3 बार मैंने ट्राई किया है, बिल्कुल। आज मौका मिला, मैं फिर से आऊँगा, मेरा जो सवाल होगा वो जरूर। हाँ, हाँ, हाँ। देखें, और बुद्धिज़्म की ही ये प्रणाली है जिसने तर्क-वितर्क करना सिखाया है। बुद्धा के जो जो 4 जो पिलर कहे जाते हैं, मतलब सूर्य कहे जाते हैं, हमेशा हुँ, सूर्य पैदा हुए हैं। जो एंशिएंट 4 सूर्य हैं, उसमें से एक थे नारायण देव, और नारायण देव वो मोंक थे जो आज का पाटलिपुत्रा है, वहाँ पे जो घंटा बजा करता था। घंटा हुँ, समझते हैं ना? आज जो क्रिश्चियन जो घंटा लगाते हैं ना, घंटा बजवाते रहते हैं, घंटा घर जो होता है क्रिश्चियनों का, हाँ वो जी। घंटा भी बुद्धिज्म ने बनवाया था। उस घंटा का उद्देश्य क्या था? घंटा बजाते थे, उसका मतलब होता था कि शहर में जहाँ-जहाँ तक आवाज़ जा रहा है पूरे शहर में, वो सब हुँ, माई के लालों को चुनौती हैं, आके बुद्धिज्म को चुनौती दें या शस्त्रार्थ कर ले। घंटा बजाने का ये मतलब होता था। तो वो नारायण देव थे, एक बार ऐसा स्थिति आया था कि 12 साल तक घंटा ही नहीं बजा, तब उन्होंने जाकर, मैं कभी स्ट्रीम करूँगा पूरे डिटेल से बताऊँगा। तो ये शस्त्रार्थ की जो प्रणाली है ना, ये बुद्धिज़्म की देन है। तो आप पूछिए, जब तक आप हुँ। क्वेश्चन एराइज़ नहीं करेंगे, जब तक आकर उस पर तर्क-वितर्क नहीं करेंगे, तब तक सॉल्यूशन थोड़े निकलेगा। पूछूँगा तो सर ठीक है देखिए, ना? ऐसे हुँ, हुँ। सोर्स तो आप हैं, तो मैं आपसे पूछूँगा, तो मेरा क्वेश्चन कभी-कभी थोड़ा हार्श भी हो सकता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। नहीं, नहीं, हमें हार्श क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ठीक है सर, क्वेश्चन ओके। पूछिए, क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है फिर, चलें। ओके। मेरा एक 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 सर लास्ट था, आपने बताया नहीं, अगर आपने अच्छा। कोई ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें आपने ये बताया होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, हाँ। मतलब मैं कहाँ से वो देखें, पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरा किसी एक बुक का नहीं है। मैं फिर से हुँ, बोल रहा हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहला प्रायोरिटी जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में लिखित क्या है और उसके बाद से जो दृश्य है वो क्या है। उसके बाद का जो प्रमाण है वो जो ट्रैवलर्स हैं, जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आए हैं, क्या-क्या अपने आँखों से देखा, विशेषकर जो पढ़ के गए हैं, जैसे 15 साल यहाँ पढ़ के आया। अब भारत से हुँ, कोई 15 साल अमेरिका में रहे और अमेरिका हुँ, के बारे में कुछ-कुछ लिख के आए कि मैं वहाँ पे गया, उन लोगों को देखा, यहाँ के लोग इस चर्च में जाते हैं, ये करते हैं और वहाँ पे गया, वो चीज़ देखा, वो आके लिख के यहाँ पे चला आए। तो अब और वो वहाँ का स्कॉलर हो, फिर एक दूसरा भी यात्री आए, ऐसे लिख-लिख के आए, तो इसकी बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना कि हाँ, ये जो लिख के आया है, वहाँ देख के आया है, उसी ने ये बात लिखी है। इसकी तो येस श्योर। पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इसका कोई एजेंडा नहीं ना होगा कि हमको अमेरिका का नीचा दिखाना है इसीलिए नीचा लिख रहे हैं। वो तो नहीं, वहाँ नहीं। घूमा,
पढ़ा था, पढ़-ओढ़ के जो देखा वो लिख के चला आया। तो ट्रैवलर्स हुँ, जो हैं वो जो नोट्स करके जाते हैं ना, वो जो लिख के जाते हैं, वो भी एविडेंस जो है ना एक ज़्यादा एविडेंस हो सकता है कि किसी पॉइंट पर वो थोड़े बहुत मिस कर जाएँ। हो सकता है कि कुछ बातें लोगों से पूछ लें कि अरे भैया इसका क्या इतिहास है? वो कोई गप सुना दे तो गप को भी लिख ले कि यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ पे कोई देवी आई थी, देवी ने ये कर दिया, वो भी लिख देंगे क्योंकि सुने हैं तो। तो भी आप इन सारी चीज़ों को पढ़कर एक कन्क्लूज़न बेहतर कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं इतिहास हुँ, का। तो मेरे ये एविडेंस होते हैं, मैं लिंग्विस्टिक को भी देखता हूँ, मैं किसी भी थर्ड पार्टी पर चीज़ों को आँख मूंद के नहीं बिलीव करता मैं। मैं हुँ, खुद हुँ। सारी चीज़ों को खंगालता हूँ, वेरीफ़ाई करता हूँ और तब जाके निष्कर्ष निकालता हूँ। ठीक है सर, ओके। ठीक है फिर। थैंक यू। हाँ जी, ओके।